नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। माना कि कोई ये विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2a मान ली हमने। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब ये है द्विध्रुव का केंद्र O। द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। साथ ही ये पॉइंट द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है। ओके, चलिए करके देख लेते हैं। ये दूरी है द्विध्रुव के केंद्र से पॉइंट P की, R मान ली हमने। अब अगर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखना चाहें तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा, जिसको हम E1 वेक्टर मान लेते हैं। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा, जिसको हम E2 वेक्टर मान लेते हैं। साथ ही पॉइंट A और B की पॉइंट P से दूरी देख लेते हैं। अगर ये दूरी R है, ये दूरी स्मॉल a है, तो पॉइंट B की पीछे दूरी क्या हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी R माइनस ए। और पॉइंट A की दूरी क्या हो जाएगी? पॉइंट A की दूरी हो जाएगी R प्लस ए। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? E1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ आवेश का परिमाण अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R माइनस ए, इसका होल स्क्वायर। साथ में अगर इसको दिशा को हम प्रदर्शित करना चाहें तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस ओर मानते हैं, जिसको हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो दिशा को मैं प्रदर्शित कर देता हूँ P कैप से। यह समीकरण नंबर 1 हो गई। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम E2 वेक्टर लिख देंगे। क्या होगी? ये भी बिंदु आवेश के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर। K आवेश का परिमाण Q अपॉन R स्क्वायर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R प्लस ए, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दिशा देखो, E2 वेक्टर की दिशा इस ओर है। इधर हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P वेक्टर माना है। E2 वेक्टर की दिशा P वेक्टर की विपरीत दिशा में है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस P कैप। यह आ गई समीकरण नंबर 2। अब पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का सदिश योग कर दो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू P कैप प्लस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू माइनस P कैप। अब KQ यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इधर बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। साथ में क्या आ रहा है बाहर? P के बाहर कॉमन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? R माइनस ए इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, साथ में P के। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो E वेक्टर आ जाएगा KQ इंटू इसको होल स्क्वायर को खोल दो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ओके, साथ में नीचे आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी ए माइनस बी का होल, A प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख देते हैं R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, साथ में P के। R स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो गया KQ इंटू 2AR प्लस 2AR कितना हो गया? 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि Q इंटू 2A इक्वल्स कितना होता है? P वेक्टर। P वेक्टर क्या है? ये द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2A की जगह हम लिख देते हैं P वेक्टर। तो E वेक्टर कितना आ जाएगा? KQ आ जाएगा KQ इंटू 2A की जगह हम लिख देते हैं P वेक्टर इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं हम कि जो ये बिंदु P की इसके केंद्र से दूरी है,
ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी कि r इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a। तो हम लिख सकते हैं जो r स्क्वायर की वैल्यू होगी वो भी a स्क्वायर से बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा, के पी वेक्टर इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, एक आर से आर कैंसिल, तो ई वेक्टर आ जाएगा अक्ष पर, यह आ जाएगा के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर हम केवल परिमाण की बात करें तो ई वेक्टर एट एक्सिस इक्वल्स हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। अब हमने एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखा था, वो कितना आया था, ई वेक्टर ई बराबर कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ई समानुपाती कितना था, आर की पावर -2 के। लेकिन हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो निकाला है वो कितना है, के पी अपॉन आर क्यूब, या मैं लिख सकता हूँ ई समानुपाती आर की पावर -3। अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक तेजी से घटती है दूरी के साथ। ओके, अब हम देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पर ये कोई हमारे पास विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये -q आवेश, ये +q आवेश, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये वाली दूरी है 2a। अब इसके मध्य बिंदु से निरक्ष पर स्थित स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस ओर होगा, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस ओर होगा, जिसको हम E2 वेक्टर नाम दे देते हैं। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस ओर होगा, इस ओर होगा, जिसको हम E1 वेक्टर नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये कोण थीटा है और ये वाला कोण भी कितना है, थीटा है। ओके, PA दूरी कितनी होगी आप बता सकते हैं क्या, ये वाली दूरी a, ये वाली दूरी r, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। इसी तरह ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो E1 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, E1 वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं हम, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 पावर हट जाएगी। और ये इसकी दिशा किस ओर होगी, बीपी की दिशा में होगी, बीपी के अनुदिश होगी, ई वेक्टर की दिशा बीपी के अनुदिश होगी। यह समीकरण नंबर 1 आ गया। अब E2 वेक्टर निकाल लेते हैं। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसकी दिशा PA की दिशा में, PA के अनुदिश होगी। यह समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो E1 और E2 आया है ये परिमाण में समान है। E1 वेक्टर का परिमाण E2 वेक्टर के परिमाण के समान है, लेकिन इन दोनों की दिशा अलग है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये वाला कोण कितना माना है हमने, थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी हो जाएगा थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब हम E1 और E2 के घटक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E1 कोस थीटा, और ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा। ये हो जाएगा इसका E2 का क्षैतिज घटक E2 कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E2 साइन थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं E1 और E2 के परिमाण समान है, तो E1 और E वेक्टर के जो क्षैतिज तो E1 और E2 वेक्टर के जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E वेक्टर बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। और इसकी दिशा किस दिशा में आएगी, दिशा आएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, इस ओर है। अगर ये P वेक्टर माने हम तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, -p कैप, तो इसकी दिशा भी लगा देते हैं -p कैप। ओके, अब हमने देखा कि E1 और E2 का परिमाण समान है, तो हम इसको लिख देते हैं E वेक्टर एट निरक्ष। इसको लिख देंगे हम 2E1 कोस थीटा साथ में -p कैप
बराबर इसको लिख देंगे, E1 की वैल्यू रखो आप, E1 की वैल्यू है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में कोस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ से, कोस थीटा बराबर कितना हो सकता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, सॉरी 1/2। अब हम जानते हैं Q इंटू 2A, ये कितना होता है, Q इंटू 2A बराबर होता है P वेक्टर, तो हम इसकी जगह लिख देंगे E वेक्टर एट निरक्स इक्वल्स लिख सकते हैं हम K इंटू P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में चल रहा है अपना माइनस पी के। अब यहाँ पर भी मान लेते हैं जो A है वो R से बहुत कम है, तो A स्क्वायर R स्क्वायर से और भी कम हो जाएगा, तो हम A स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, तो E एट निरक्स कितना आ जाएगा, निरक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी KP वेक्टर अपॉन R की पावर 3। ये आगे निरक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ में माइनस पी केप भी चल रहा है। अगर परिमाण देखना चाहें तो आ जाएगा E निरक्स, ये कितना आ जाएगा, अगर परिमाण देखना चाहें तो ये आ जाएगा KP अपॉन R3। ये आ गया निरक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तुलना करें केवल परिमाण की और समान दूरी R के लिए, तो हम देख सकते हैं E एट निरक्स बराबर 2 इंटू E एट अक्ष इक्वल्स 2 इंटू E एट निरक्स, मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। ओके, साथ में अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर है और निरक्स पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। मान लेते हैं कोई ये एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जिसका परिमाण है E वेक्टर, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, ये कोई थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये माइनस Q आवेश और ये प्लस Q आवेश, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब अगर इन दोनों आवेशों पर हम बल की बात करें तो प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल इस दिशा में लगेगा जिसको हम F वेक्टर नाम दे देते हैं, ये कितना आएगा प्लस Q इंटू E वेक्टर, साथ में माइनस Q पर इस दिशा में बल लगेगा जो हो जाएगा F वेक्टर बराबर माइनस Q इंटू E वेक्टर। अब आप देख सकते हैं दोनों आवेशों पर बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में, तो द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0, अर्थात परिणामी बल 0 है तो द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों आवेशों पर बल सरेखीय नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है, तो ये विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुगम का कार्य करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। ये वाला बल इसको प्लस Q आवेश को इस दिशा में ले जाता है और ये वाला बल माइनस Q आवेश को इस दिशा में ले जाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिससे इस पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो हम जानते हैं बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। बल कितना है हम जानते हैं Q इंटू E वेक्टर, साथ में दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी कितनी होती है 2a, तो लंबवत दूरी यही तो होगी, ये कितनी हो जाएगी, ये होती है 2 cos थीटा, तो लंबवत दूरी हो जाएगी 2a साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा। हम जानते हैं 2a इंटू Q कितना होता है P हो जाता है, तो बलाघूर्ण तो बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा। अगर सदिश रूप में हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आ गया एक समान बाह्य क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण P क्रॉस E। अब इसके लिए हम कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं। विशेष स्थितियां, पहली कंडीशन है अगर थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, थीटा 0 होगा उस स्थिति में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा भी 0 होगा, तो टो कितना हो जाएगा 0, अर्थात थीटा बराबर 0 की स्थिति में थीटा 0 होगा तो ये जो द्विध्रुव होगा ये
विद्युत क्षेत्र के समांतरी होगा। इस स्थिति में ये स्थायी साम्यावस्था में होता है। दूसरी कंडीशन है थीटा बराबर 180 डिग्री। ये उस स्थिति में साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा भी 0 होता है। तो इस बार भी टो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन थीटा 180 डिग्री होने पर ये अस्थायी साम्यावस्था में होता है। थर्ड कंडीशन आ जाती है थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो टो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1 और टो हो जाएगा P इंटू ई, और ये टो का मैक्सिमम मान होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर अधिकतम बलागुण लगता है। अब ये जो बलागुण निकाला है हमने, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए निकाला है, जहां पर नेट बल कितना है, 0 है। लेकिन अगर यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र की जगह असमान विद्युत क्षेत्र लग रहा हो तो नेट बल कितना आएगा। मान लो ये कोई द्विध्रुव है हमारे पास, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, और ये असमान विद्युत क्षेत्र है जो अक्ष की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पर नेट बल कितना आएगा, पी वेक्टर की दिशा इस ओर होगी, क्यू पर बल इस दिशा में लगेगा और माइनस क्यू पर बल इस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लेकिन दोनों में परिमाण किस बल का ज्यादा होगा, हम देख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है उसका परिमाण ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो ई वेक्टर है ये अक्ष दिशा में या पी वेक्टर की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्लस क्यू पर ये अधिक बल लगाएगा और माइनस क्यू पर कम बल लगाएगा। तो नेट बल की दिशा किस ओर होगी, नेट बल की दिशा पी वेक्टर की दिशा में होगी। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। इस बार क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और ई वेक्टर अब भी इसी दिशा में लग रहा है लगातार बढ़ता हुआ। पी वेक्टर की दिशा इस ओर होगी, प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा। तो नेट बल देख सकते हैं आप, नेट बल किसके कारण लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है उसके कारण आएगा। अर्थात नेट बल इस बार आएगा पी वेक्टर की विपरीत दिशा में, पी वेक्टर के विपरीत दिशा में। ओके, या हम इसको बोल सकते हैं ये हो गई बढ़ते विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा नेट, और इसको बोल सकते हैं बढ़ते विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नेट बल लगेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा है कि कोई विद्युत द्विध्रुव हम दिया गया है जिसमें आवेशों का परिमाण है 10 माइक्रो कूलाम, तो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 5 मिलीमीटर। ओके, तो हमें इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पॉइंट P तथा निरक्ष पर स्थित बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो हमने फॉर्मूले निकाले थे अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, वहां पर एक कंडीशन थी कि होनी चाहिए R वो A से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A की वैल्यू कितनी है, 2A की वैल्यू कितनी है 5.0 mm, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 mm, और R आप देख सकते हैं यहाँ पर R क्या है 15 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू A से बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर भी डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो E एट पॉइंट P, EP कितना आ जाएगा, परिमाण की बात करते हैं हम सीधा, EP कितना आ जाएगा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 2 kp अपॉन r क्यूब। P निकालना चाहिए, P कितना आ जाएगा Q इंटू 2A। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 माइक्रो कुलाम, माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज कर लेते हैं, 10 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, इंटू 2A की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करते हैं 5 गुणा 10 की घात -3। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 2 इंटू K की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9, इंटू P की वैल्यू हमने निकाली 10 गुणा 10 की घात -6 इंटू 5 इंटू 10 की घात -3 अपॉन R की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। इसको लिख देते हैं 15 गुणा 10 की घात -2 इसकी पावर 3। अगर इसको हल करेंगे तो E एट पॉइंट P आ जाएगा 2.6 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कुलाम। अब अगर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी हो E एट पॉइंट Q, ये निकालना हो तो कितना जाएगा, हम जानते हैं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है Kp अपॉन R क्यूब। मान रखते हैं K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू P की वैल्यू है 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3 बटा R की वैल्यू है 15 गुणा 10 की घात -2 की पावर 3। अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास ई वेक्टर आ जाएगा 1.33 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कुलाम। ओके, ये हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो आवेश हमारे सामने, एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें आवेशों का परिमाण है 1000 कुलाम माइनस का और 1000 कुलाम प्लस। ओके, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है जिसका परिमाण है
15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। इसमें इसको थीटा कोण दिया है, थीटा का मान दिया है यहाँ पर 30 डिग्री पर रखा गया है इसको। साथ में दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2 mm। तो हमें इस पर जो लगने वाला परिणामी बला गुण है उसका मान हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। क्यू का मान कितना है 1000 कूलाम इंटू 2a की वैल्यू है 2 mm। इसको मीटर में चेंज करो, 2 गुणा 10 की घात -3 इंटू ई की वैल्यू है 15 गुणा 10 की घात 4 गुणा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। इसका मान हो जाता है 1/2। हल करेंगे तो टो का मान आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।